आज हम लोग कवर कर रहे हैं प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर। इस चैप्टर में अक्सर जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी लेंदी है और इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हैं, तो उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आएगी। चलो इसको मैं कुछ आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा इस चैप्टर में और होपफुली आपको पसंद भी आएगा। तो अभी जो फ़िलहाल हमारी प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन भी हैं, यानी कि ये आदिवासी समाज से आती हैं। और अभी हमारे हाल फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी और सीक्वेंस वाइज ये 14th हैं। ठीक है, अब तो कुछ ऐसे ही जनरल बातें हैं। ये प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, काफ़ी लेविस है। ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं प्रेसिडेंट के, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया में प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जो हमारे पिलर्स हैं एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर, जो लॉज को बनाते हैं। जुडिशरी, जो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। इन तीनों पिलर्स का जो फॉर्मली जो हेड होते हैं वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, हेड प्रेसिडेंट है लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं एडवाइस पे, और उनको एडवाइस कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला क्वालिफिकेशन जो एवरग्रीन है, जो हर जगह यूज होता है, वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड चीज़ है एज, इसमें एज चाहिए 35 ईयर्स। आपकी एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हों कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप इसके लिए लोकसभा की क्वालिफिकेशंस पढ़ सकते हैं कि उनके मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। ठीक है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। देखिए, इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, यानी कि आपको किसी पद पे नहीं रहना है, आपको जो है सरकारी या किसी और अथॉरिटी के अंदर में किसी पद पे नहीं रहना है। अगर आप हैं तो आपको जो है वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। और एक चीज़ और कि आप जो है हमेशा एलिजिबल होते हो री इलेक्शन के लिए, यानी कि अगर आप भी मान लो 2010 में प्रेसिडेंट बनते हो और आपका कार्यकाल जो है, क्योंकि इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, देयर टर्म पीरियड इज 5 ईयर, तो आपका कार्यकाल 2015 में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। सैलरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज़ ₹5 लाख। 2017 तक की थी 1,50,000। ठीक है, अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 5 लाख पर मंथ। उसके अलावा सैलरी के अलावा प्रेसिडेंट को मिलता है कुछ और अलाउंस मिलते हैं, कुछ फ्री फैसिलिटीज़ मिलती हैं,
जैसे कि फ्री मेडिकल यानी कि इनका उपचार हो गया, वो बिल्कुल फ्री होता है। इनका हाउसिंग, घर बिल्कुल फ्री होता है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री होती हैं पूरे जीवन भर के लिए। ठीक है, अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे पक्ष आपको जो है पूरे जीवन भर के लिए मिलते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स अराउंड 2.25 CR, दैट मीन्स करोड़, इतना करोड़ रुपए भारत की सरकार जो है इन पे खर्च करती है एनुअली, सालाना। जैसे कि इनके घर पे इनके स्टाफ की सैलरीज वगैरह हो गई, इनका खाना हो गया, इनके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको होस्ट करना है, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए सरकार जो है हर साल 2 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चा करती है। इलेक्टोरल कॉलेज, अब देखते हैं कि इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इनकी इलेक्शन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि इसमें जो है हम जैसे लोग, कॉमन लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, हम जिनको चुनते हैं वो लोग इनको चुनते हैं। मतलब कि कैसा इलेक्शन हुआ, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। आपके गांव के प्रधान का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि उसमें आप लोग वहाँ पे होते हो वोट देने के लिए, आप चाहते हो कि हाँ हमारा प्रधान कौन बने। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सांसद का इलेक्शन, विधायक का इलेक्शन, ये सारे डायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें आप जाते हैं और आप वोट देते हो। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इसमें जो है हमारे चुने हुए लोग इनको चुनते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, अब इसमें देखो कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मालूम है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा यानी लोअर हाउस के लोग। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो है हर एक स्टेट के, जिसको आप बोलते हो विधायक, MLA, वोट देते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी पोजिंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली है, वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर लोग भी क्या करेंगे, वोट देंगे। किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, एक और चीज़, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल। चलो इनका इलेक्टोरल कॉलेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं आपके इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर हैं राज्यसभा के। ठीक है, सभी प्रदेशों के MLA हैं। ऐसे यूटी जहाँ पे MLA हैं वहाँ के भी MLA होंगे। और कौन इसमें वोट नहीं देते हैं, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि जो है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स होते हैं। हमारे लोकसभा में जो है करीब करीब कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, पहले हालांकि टू थे, अभी ये नहीं है, एंग्लो इंडियंस। राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ये लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्यों नॉमिनेट नहीं, पहला नंबर, हाँ इसको समझ लेते हैं कि ये लोग जो है क्यों वोट नहीं देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है रीइलेक्ट हो सकते हैं और इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट के ही द्वारा किया हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर दोबारा चुनाव हो रहा है और वही सेम प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी वगैरह आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग वोट नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी जो है इस इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कौन से, इलेक्टेड वाले, यानी जिनको हम लोगों ने चुना है। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और MLA, स्टेट्स के MLA, ये लोग जो है वोट दिया करते हैं। चलो, अब उसके अलावा तो जो है ये लोग तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, यानी कि ये लोग जो है वोट देते हैं। बाकी द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स, MP और MLA, यानी कि जो है इसमें करीब करीब जो है कितने लोग साइन किए हों, यानी कि जब ये अपना पर्चा नॉमिनेट करते रहेंगे, जब प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है, जो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब वो अपना पर्चा नॉमिनेट करता रहेगा, तो उसमें कितने लोगों को जो है
साइन करना होगा 50 इलेक्टर्स और फिर 50 सेकेंडर्स, यानी कि कुल मिला के 100 लोग, ठीक है। और ये लोग होंगे ऐसे कोई नहीं कि सड़क पे चलता हुआ आदमी जाएगा वहाँ साइन करने, या तो ये MP हो या तो ये MLA हो। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो है जो पार्टिसिपेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसको मिनिमम रखा जाए। नहीं तो ऐसे तो हर कोई आदमी जो है उठ के चला जाएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने, और फिर वो कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं। और 100 MP और MLA इकट्ठे करना, फिर उनको बोलना कि चलिए आप हमारी जो है प्रपोजर या सेकेंडर बनिए, काफ़ी मुश्किल है। तो ये वही कर पाता है जो सच में एक जिसको सपोर्ट होता है, जिसको बैकअप होता है पार्टियों का, ठीक है। उसके अलावा जो है कैंडिडेट को जो है कम से कम 15,000 रुपीज़ का क्या किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि अगर आप जो है 1/6 वोट नहीं मिलता है आपको, तो इतना पैसा आपका सरकार रख लेगी, अगर आप पा जाते हैं तो इतना पैसा आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ जमा करना होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब आज जो है 50 इलेक्टर्स 50 सेकेंडर्स हो गए हैं। पहले जो है ये सिर्फ 10 इलेक्टर्स था और 10 सेकेंडर्स है, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट बस 2500 थी। इसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है और सीक्रेट बैलेट यूज होता है, ठीक है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है, बस ऐसे ही चलो उसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो है इतना इंपॉर्टेंट ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। सीक्रेट बैलेट का मतलब जो है यहाँ पे EVM मशीन नहीं यूज होते हैं। इसमें जो है जैसे गांव के एक प्रधान का चुनाव होता है, एक पर्ची होती है, उस पर जो है चीज़ें होती है, वैसे ही होता है। और इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि इसका जो वोटिंग का माध्यम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसलिए ऐसा ये लोग करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंस उसकी है नहीं खास। कुल मिला के यही है कि प्रोपोर्शन में वोट होता है, उसमें आपको प्रेफरेंस वाइज वोट देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक आदमी को चुनेंगे। मान लो 3 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो आपको 3 के तीनों आदमियों को जो है चुनना पड़ेगा, ठीक है। बस आप उसमें प्रेफरेंस देंगे कि हाँ, पर्सन A को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, पर्सन C को मैं सेकेंड प्रेफरेंस, पर्सन B को मैं थर्ड प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अब वोट वैल्यू है एक MP और MLA की, ठीक है। अब एक MLA की वोट वैल्यू क्या होती है? MLA मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट्स में होते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी वो जिस भी राज्य का MLA हो ऊपर वो, नीचे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस स्टेट के असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1/1000। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP, एक MP की वोट की वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLA ऑफ ऑल स्टेट्स। मान लो हम लोग यूपी में निकाल रहे हैं, और यूपी का जो है वोट वैल्यू आया एक MLA का, मान लो 10, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 10 अपान टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फिर नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने हमारे इंडिया में होते हैं उनका नंबर्स लिखोगे, डिवाइड, ये होता है वोट वैल्यू ऑफ MP, ठीक है। और इसमें जो पॉपुलेशन मेंटेन की जाती है वो होता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971, जो 1971 में जनगणना हुई थी, उसी हिसाब से जो है पॉपुलेशन यहाँ पे ली जाती है। चलो, ये वोट डालते हुए प्रेसिडेंट के चुनाव में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चलिए आ ही गया आखिरी का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी को एक से अधिक वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन बार बार वो वोट डालने जाता नहीं है। इसमें सिंपल चीज़ें क्या होती हैं कि एक आदमी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है अपने वोट डालेगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर 3 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो तीनों लोगों को उसको वोट देना है, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। और वोट जो है काउंट होता है फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। जिस आदमी को फर्स्ट प्रेफरेंस 50% से ज़्यादा मिल गया, वही आदमी बन जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों प्रेसिडेंट का चुनाव जो है इनडायरेक्ट रखा जाता है?
तो इफ़ द प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ही वुड बिकम अ राइवल सेंटर ऑफ पावर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल उसी तरीके से चुन के आएगा जैसे प्रेसिडेंट चुन के आता है, फिर इसको इस तरह बोले कि अगर प्रेसिडेंट भी बिल्कुल उस तरीके से चुन के आएगा, उसी तरह इलेक्ट होके आएगा जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है, तो कहीं ना कहीं जो है एक राइवल क्रिएट करेगा। प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि मैं पावरफुल हूँ और प्रेसिडेंट को लगेगा कि मैं भी तो ऐसे ही चुन के आया हूँ, तो मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक राइवल शुरू कर देगा सेंटर पे। ये देश के लिए जो है नुकसान है। द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। देखो, ऑलरेडी इंडिया का जो चुनाव होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे में अगर जो है प्रेसिडेंट के चुनाव को भी ऐसे ही कर देंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो वो और ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो इससे हम लोग अपना कहीं ना कहीं पैसा बचाते हैं, प्लस समय बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन, और ये जो एक प्रेसिडेंट होता है ये सभी स्टेट्स और यूनियन को जो है एक बराबर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब है ओथ ऑफ ऑफिस। अब प्रेसिडेंट जब कोई बन जाता है तो वो ओथ लेते हैं, यानी शपथ ग्रहण करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में। ठीक है। अगर वो नहीं है, उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे होगा और ओथ दिलवाएगा किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। टू, और इनका ओथ में क्या होता है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और अपने आप को डिवोट करते हैं किस चीज़ के लिए? सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये इनका ओथ होता है। ठीक है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस बेटा नॉर्मली 5 साल का होता है, 5 ईयर। ठीक है। कब से? डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन से अपना ही ऑफिस संभालते हैं। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल सक्सेसर अज्यूम चार्ज। और कई बार ऐसा हो सकता है कि 5 साल थोड़ा बहुत आगे भी अपना कार्यकाल टर्म चला सकते हैं, जब तक इनका सक्सेसर जो है अपना चार्ज ना संभाले। ठीक है। अमेरिका में जो मैक्सिमम कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है कितनी बार? 2 बार मैक्सिमम। और इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं। वेकेशन ऑफ ऑफिस, ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम। ये अपने ऑफिस से कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और फिर ये कम्युनिकेट करते हैं और फिर वो बातचीत करते हैं किससे? लोकसभा के स्पीकर से। तुरंत ही बताया जाता है किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ये अपना जो है जो लेटर ऑफ रिज़ाइन है किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रिज़ाइन करते हैं, जैसे ही उस पर साइन करते हैं, वैसे ही देश का हेड कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये अपने ऑफिस से जो है अपने टर्म को कंप्लीट करने से पहले ही हटाए जा सकते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है। इंडिया में तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक जो है इसको समझते हैं कि एक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट और इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, किस आधार पे इनको जो है ऑफिस से हटाया जा सकता है? वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि पूरे के पूरे संविधान में, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरी पूरी बुक में कहीं भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सही अर्थ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप इसका सही अर्थ निकाल भी नहीं सकते हो। इसका सही अर्थ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो, अगर मुझे किसी किसी व्यक्ति को जो है, जैसे मुझे किसी भी व्यक्ति को मारना है, मारने का मतलब मुझे उसको सज़ा देनी है, तो मैं अगर कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा कि ये 10 पॉइंट्स हैं, अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो मैं तुमको सज़ा दूंगा, तो हो सकता है वो आदमी जो है कुछ ऐसा 11वां चीज़ कर दे जो ऑलरेडी उस बुक में मेंशन ही नहीं है, और मैं उसको सज़ा देना पाऊँ, वो बच जाए। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि अगर तुम कुछ भी गलती करोगे तो मैं तुमको सज़ा दूंगा। तो अब वो हर गलत काम करते हुए एक बार सोचेगा कि यार क्या पता ये भी तो गलती हो सकती है,
ये भी तो कोई गलत चीज़ हो सकती है। तो वैसे ही जो है, मान लो कभी कुछ ऐसी भविष्य में चीज़ें हो सकती हैं कि प्रेसिडेंट कुछ ऐसा करे जो कि गलत हो, और संविधान में लिखा हो कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें होती हैं, और वो उस चीज़ से बियॉन्ड कोई चीज़ कर रहा हो, तो हम लोग उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ इतना इस फ्रेज को डाला गया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात है, ठीक है। द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट कहीं से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। अब जिस भी हाउस से इम्पीचमेंट शुरू होगा, उस हाउस में जितने लोग हैं उन सभी मेंबर के द्वारा जो है, सभी नहीं, 1/4 मेंबर के द्वारा जो है उस बिल पे साइन किया जाएगा, इम्पीचमेंट बिल पे साइन किया जाएगा। जैसे मान लो कि ये शुरू होता है राज्यसभा से, ठीक है, और राज्यसभा में मान लो कि 100 मेंबर्स हैं, तो 1/4 ऑफ 100 मीन्स 25, यानी कम से कम 25 लोग उस बिल पे साइन करें कि हाँ हम इम्पीचमेंट चाहते हैं। 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। अब इसके बाद जो है प्रेसिडेंट को 14 डेज की नोटिस दे दी जाएगी। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, इट इज सेंट टू द अदर हाउस। अब मान लो ये इम्पीचमेंट शुरू होता राज्यसभा से, अब राज्यसभा से इस इम्पीचमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 2/3 मेंबर जो हैं साइन करेंगे। 2/3 मेंबर मेजॉरिटी में बोलेंगे कि हाँ हमको प्रेसिडेंट को हटाना है, और फिर जैसे ही वहाँ से ये रेजोल्यूशन पास होगा, ये इम्पीचमेंट पास होगा, ये नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर। अब मान लो ये सारी चीज़ें शुरू हुई, फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें शुरू हुई राज्यसभा में, ठीक है, 1/4 मेंबर ने जो है साइन भी कर दिया, इस 2/3 मेंबर ने ये भी बोल दिया कि हाँ अब इनको हटा दिया जाए। तो अब राज्यसभा से ये बिल कहाँ पहुँच जाएगा, लोकसभा, और अब प्रेसिडेंट के पास जो है हक है कि वो यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से कोई मामला है ही नहीं, यहाँ से तो बिल पास हो चुका है, तो अब प्रेसिडेंट किस वाले हाउस में प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, लोकसभा। अगर ये बिल लोकसभा शुरू होता तो अपने आप को प्रेजेंट कहाँ करते, राज्यसभा में, ठीक है। हाँ, अगर मान लो अभी यहाँ 2/3 के बजाय ये 1/2 मेजॉरिटी मिलता तो यहीं पे जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाता, यहीं पे पूरा का पूरा बिल ख़त्म हो जाता, यहीं पूरी बात ख़त्म हो जाती, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्ज एंड पासेस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। और अगर दूसरे हाउस में भी, डैट मीन्स अगर लोकसभा में भी ये प्रूव हो गया, यानी कि 2/3 मेंबर बोल दिए कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाओ, तो बस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट अपने आप को अपीयर क्यों करेगा, जो है लोकसभा में वो अपने सफाई देने के लिए अपने आप को अपीयर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लोगों की इच्छा होती है तो फिर 2/3 मेजॉरिटी उसको हटाते हैं, नहीं तो अगर यहाँ भी अगर वही हाल है, अगर फिर वहाँ 1/2 पास हुआ तो यही इम्पीचमेंट प्रोसेस रुक जाएगा, ख़त्म। नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच। इंडिया में अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है इम्पीच नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कुछ पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, एक एक करके हम इस सारी 7 पावर्स इनकी पढ़ेंगे। तो पहली है एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। जैसे कि ये अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम का अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। पीएम के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया। हालांकि हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये अपॉइंटमेंट करते हैं किसके एडवाइस पे, पीएम के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, सबका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। गवर्नर हो गए स्टेट्स के, यही करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए, यही अपॉइंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, यही डिसाइड करेंगे। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही जो है
चेयरमैन और मेंबर किसके, यूपीएससी के, यही अपॉइंट करेंगे। चेयरमैन मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नहीं रह गया है, प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुका है, नीति आयोग आ चुका है, यही अपॉइंट किया करते थे। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं, SC हो गए, ST हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग, इनकी जो है कंडीशंस के बारे में जो है अगर इनको जानकारी चाहिए होगी, उसके लिए जो एक कमीशन बनाएंगे, जो एक ग्रुप बनाएंगे, उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरेटरीज एंड बॉर्डर एरिया, जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं, वहाँ का डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन गवर्नमेंट मे गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू अ स्टेट। अब यूनियन गवर्नमेंट मतलब कौन, प्रेसिडेंट। ये जो है जब भी अगर कुछ आवश्यकता है तो ये ज़रूरी अपने निर्देश किसको दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर तब जब प्रेसिडेंट को रूल लगता है तब। ये इनके कैसे पावर थे, एग्जीक्यूटिव पावर थे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर, द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी होते हैं, समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, कोई निगोशिएशन होता है, सब के सब किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, अगर ये कहीं देश के बाहर जाते हैं, देश के बाहर अगर जाते हैं, किसी फोरम में जाते हैं, किसी एक मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये बोलते हैं जिसका मतलब पूरा पूरा देश वही चीज़ बोल रहा है। सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, जितने भी जो है डिप्लोमेट्स, जैसे कि राजदूत, एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, ये जितने भी लोग देश के बाहर जा रहे हैं, इनको कौन भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाहर से जो इंडिया आते हैं उनको रिसीव कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ये जो है पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं 2 बार। पहला है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन के बाद जैसे ही पहला सेशन होगा नई सरकार का, उसमें जो है पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, मतलब कि अपना स्पीच देते हैं। और हर बार जो है जैसे ही हर साल जैसे ही फर्स्ट सेशन चालू होता है, दैट मीन्स बजट सेशन जैसे ही चालू होता है, उसमें भी जो है क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। ये कभी भी जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं, खासकर तब जैसे मान लो कोई बिल है, कोई बिल है किसी हाउस में अटका हो, मान लो लोकसभा में अटका हो, तो उस क्यों अटका है, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसके लिए भी मैसेज भेज सकते हैं। ही कैन समन और प्रोलॉग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ओके, ये जो है कभी भी जो है पार्लियामेंट को बुलावा भेज सकते हैं, ठीक है, या पार्लियामेंट की बैठक को ये ख़त्म कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब एक चीज़ और, इंडिया में अभी फ़िलहाल कितने सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। और एक रूल है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 सेशन कौन से हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन। अगर किसी भी हालत, मान लो कोई ऑड सिचुएशन आती है, तो उसमें जो है लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं और ये ऑर्डर करते हैं किस चीज़ के लिए, फ्रेश इलेक्शन के लिए, ठीक है। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया सकता क्योंकि वो कैसा बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में टोटली 12 मेंबर क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से वो लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है लिटरेचर के फील्ड से होते हैं, कुछ साइंस से होते हैं, कुछ आर्ट के, कुछ सोशल सर्विसेज के। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास। देखो कोई भी बिल जो है पास 2 हाउस से होता है, मनी बिल को छोड़ के सारे बिल्स जो है दोनों हाउस से पास होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद भी वो लॉ नहीं बनता है, दोनों हाउस से पास हो, दोनों के दोनों बिल, सॉरी कोई भी बिल दोनों हाउस से पास हो, फिर उसके बाद वो बिल कहाँ जाए, प्रेसिडेंट के पास। पहले सबसे पहले जैसे मान लो कोई बिल पास हो रहा है लोकसभा से,
लोकसभा के बाद हो जाएगा राज्यसभा में, वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन कर देंगे तब जाके वो बिल बनता है एक्ट, या फिर ये बोल सकते हो लॉ, कानून। ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे जो है जिनके पास वो जाता है, दोनों सदनों से पास होने के बाद, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। गिव हिज एसेंट टू द बिल, बिल पे चुपचाप अपनी साइन कर दें, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, अपने जो है उस बिल को कुछ समय तक होल्ड किए रहें, ठीक है, अपने पास रखें, साइन ना करें। या फिर उस बिल को रिटर्न कर दें किसको, पार्लियामेंट के पास, कि इसमें कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको जो है सुधारिए, सॉल्व करिए। ठीक है। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 एकदम सिंपल है। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, अध्यादेश। जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी मान लो कि कोई एक लॉ है जिसको अभी तुरंत बनाना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है वो, ठीक है। और क्योंकि ऐसे अचानक में तो पार्लियामेंट बैठ नहीं सकता है लॉ बनाने के लिए, बिल बनाने, प्रपोज करने के लिए, तो ऐसे में जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ कोई भी जो है लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये समझना है कि जैसे ही वो एक्सपायरी डेट उस ऑर्डिनेंस का रहेगा 6 महीने, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होता है, और 6 महीने तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो है पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में बैठता है, उसके उस जिस दिन वो बैठ रहा है पार्लियामेंट सेशन में, उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है उस बिल को पास कराना होगा। अगर नहीं पास होता है तो तुरंत का तुरंत वो बिल जो है कोलैप्स कर जाएगा, भले 6 महीने पूरे हुए हों या न हुए हों। ठीक है। असेंट टू सम स्टेट्स बिल, गवर्नर में रिजर्व सम बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जितने भी बिल स्टेट में पास होते हैं उस पर अपनी असेंट कौन देता है, गवर्नर। लेकिन मान लो कोई ऐसा बिल हो जो थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल हो, कुछ भी ऐसा हो, तो ऐसे में गवर्नर वो बिल अपने पास रख लेते हैं। किस लिए, उसको भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास कि आप इसमें अपना जो है विचार रखिए या फिर अपना आप इसमें साइन करिए। प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज़ और सेंड इट फॉर रिकन्सिडरेशन। अब प्रेसिडेंट चाहें तो इसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि नहीं बिल ठीक नहीं है, इसको हटाओ, गलत है, या फिर उस बिल को दोबारा भेज सकते हैं ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि आप जो है दोबारा से इसमें जो है वो सुधार करिए। बिल्स अफेक्टिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, ऐसे कौन से बिल होंगे, ऐसे बिल जो हाई कोर्ट की पावर को थोड़ा अफेक्ट कर रहे हो, ऐसे बिल को जो है गवर्नर साइन नहीं करे, वो हम किसके पास भेजता है, प्रेसिडेंट के पास भेजता है। अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ठीक है। ऐसे बिल जिसमें नए राज्य की स्थापना की बात हो, या पुराने राज्य के एरिया के अल्ट्रेशन की बात हो, या फिर ऐसी कोई भी बात हो, ये जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही जो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। फाइनेंशियल पावर इनकी क्या क्या है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट वंस ओनली विद द प्री रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल जितने भी पास होंगे जो है पार्लियामेंट में, उसमें सबसे पहला जो है जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन किसका होगा, इसका किसका रिकमेंडेशन होगा, प्रेसिडेंट का। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट प्लेसेस द एनुअल बजट, जो एनुअल बजट आता है हमारा पूरे साल भर का, वो कौन पढ़ता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर। किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको भी कौन पढ़ता है, कौन तैयार करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अब जैसे हमारे पास एक कंटिजेंसी फंड होता है, उसका क्या मतलब होता है कि जब हम लोग अपना बजट तैयार करते हैं तो हमको ये नहीं आइडिया रहता है कि इस पूरे साल क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। तो कुछ चीज़ें डिसाइड होती है, जैसे रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, क्या कैसे बनाना है, इसका हमको बजट तो आइडिया रहता है। लेकिन जैसे मान लो फ्लड आ गया या कोई ऐसी और कैलेमिटीज़ आ गई, तो उसके लिए जो है पैसा कहाँ से आएगा, तो ऐसे में पैसा जो है कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं। कहाँ से, कंटिजेंसी फंड से।
He constitute a finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenue between center and the states. ये हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो ये इनको रिकमेंड करता है, जो इनको रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, फाइनेंस कमीशन, कि जो रेवेन्यू है उसका बंटवारा सेंटर और स्टेट में कैसे किया जाए, किस परसेंट पे किया जाए, किस स्टेट को ज़्यादा पैसे का हो सकता है, किस स्टेट को कम पैसे का हो सकता है, यही सब चीज़ें। ठीक है। और हाँ, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं, इनके साथ जो है 4 अदर मेंबर्स होते हैं। मिलिट्री पावर हमने ऊपर ही देखा, ये होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, इन्हीं के द्वारा जो है चीफ ऑफ द आर्मी अपॉइंट होते हैं, नेवी अपॉइंट होते हैं, एंड द एयरफोर्स, सभी के तीनों के चीफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस, इन्हीं के नाम पे जो है वार डिक्लेयर होता है और समझौते होते हैं, पीस होती है, शांति होती है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसी सारी चीज़ों में इनको एडवाइस लेना पड़ता है, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जुडिशियल पावर नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ये जब तक कार्यकाल में है तो ये किसी भी कोर्ट के सामने जो है आंसरेबल नहीं है। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो भी अपना पावर यूज कर रहे हैं, उसके लिए इनको कोई भी कोर्ट पूछ नहीं सकता है कि आप अपनी पावर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। नो क्रिमिनल सूट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस, जब तक ये अपने ऑफिस में, जब तक कि ये प्रेसिडेंट हैं, तब तक इनके खिलाफ जो है किसी प्रकार का क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल केसेस नहीं शुरू किया जा सकता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, ये किसी को भी जो है किसी भी क्रिमिनल को जो सज़ा पा रहा है उसको ये माफ़ी दे सकते हैं। ठीक है। और या फिर रिप्राइव कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए उसके दंड में विराम लगा सकते हैं, यानी कि चलो ठीक है, अभी तुमको तुम्हारे दंड से मुक्त किया जाता है, तुम आगे चल के जो है दंड पाओगे। ठीक है। रेमिशन, क्षमा कर सकते हैं। सस्पेंड ऑफ द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, इसके अलावा जो है ये सज़ा को, जैसे मान लो 7 साल की सज़ा है तो उसको जो है ये 3 साल की कर सकते हैं। तो इनके पास ही जुडिशियल पावर्स भी हैं, इनके पास इमरजेंसी पावर होती है। अब देखो, हमारे देश में टोटल 3 प्रकार की इमरजेंसी है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं जनरल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ठीक है। अब ऐसे याद रखना, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फिर 4 ऐड करो, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फिर 4 ऐड करो, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी when the security of India or a part of it threatened by war or external aggression or armed rebellion। ठीक है। अब किस हालत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी? जब वार लाइक सिचुएशन हो। ठीक है। उसके अलावा जो है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रेविलियन यानी कोई रेविलियन हो जाए, कोई रेविलियस एक्टिविटी हो जाए, उसमें जो है आमो लोग जो है हथियार के साथ रेवल करते रहें। ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट को ये करने के लिए कौन बोलेगा? मिनिस्ट्री बोलेगी। ठीक है। और मिनिस्ट्री में भी कौन मिनिस्ट्री? यूनियन कैबिनेट, यानी कि कोर मिनिस्ट्री जो होगी वही इनको बोलेगी कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगाइए। लेकिन वहाँ पे कहना ही नहीं है, उनको रिटर्न में देना पड़ेगा इस चीज़ को प्रेसिडेंट को कि हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, हमारे देश में जो है सिचुएशंस कुछ ख़राब हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब जैसे मान लो आज देश है, आज देश में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो ऐसे में तो पार्लियामेंट हम लोग बुला नहीं पाएंगे अचानक से कि कल सभी लोग आओ, इकट्ठा हो दिल्ली में, हमको एक जो है मीटिंग करनी है कि नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए कि ना लगाया जाए। तो ऐसे में जो है क्या होगा, कुछ समय ये बोल दिया जाएगा कि अभी हम लोग इमरजेंसी लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आज 16 दिसंबर है तो आज हम लोग इमरजेंसी लगा रहे हैं, और 16 जनवरी तक जो है पार्लियामेंट सेशन हम लोग बुलाएंगे, फिर उसमें जो है ये अप्रूव करवाएंगे। और इसमें दोनों हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा, दोनों लोगों को मिलकर अप्रूव करना रहेगा। इफ़ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस द इमरजेंसी कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ, अगर दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया ठीक है, इमरजेंसी ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी कितने महीने तक के लिए? 6 महीने तक के लिए। कैन बी एक्सटेंडेड टू एन indefinite period with an approval of the parliament for every 6 month। और नेशनल इमरजेंसी जो है कंटिन्यू कर सकती है 6 महीने के बाद भी, लेकिन
उसकी शर्त क्या है कि हर 6 महीने पे जो है एक मीटिंग होगी पार्लियामेंट की, दोनों सदन जो है बोलेंगे कि हाँ भैया जो है आप कंटिन्यू करिए, नेशनल इमरजेंसी आप बढ़ाते रहिए। तो ये इंडेफिनिट टाइम, यानी कि ये 20 साल के लिए भी लग सकती है, लेकिन यही है कि हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए रहेगा इसका। ये थी नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट ऑफ जनरल इमरजेंसी, इसमें होता क्या, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। यानी कि तुरंत आपके आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिए जाएंगे, यानी कि कुछ वक्त के लिए रोक दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली रिवाइव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, और जैसे ही आर्टिकल 19 जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होगा वैसे ही आपका तुरंत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, यानी तुरंत ये काम करने लग जाएगा। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, नेशनल इमरजेंसी आ जाए, आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग होते हैं दोनों। सेंटर बिकम इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट इन एनी मैटर, और वैसे ही तुरंत जो है सेंटर डिक्टेटर बन जाता है। एक प्रकार से ये समझ लो कि सेंटर जो है अब स्टेट्स को जो है डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे काम करना है। इससे मतलब नहीं कि स्टेट में किसकी सरकार है। द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब जैसे हमको मालूम है कि हमारे पास 3 प्रकार की लिस्ट हैं रूल्स के लिए। हमारे पास पहला यूनियन लिस्ट है, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जिस पे सिर्फ पार्लियामेंट रूल बनाती है। फिर है स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ स्टेट्स रूल बनाते हैं। उसके अलावा है अपने पास कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जिस पे स्टेट भी रूल बना सकते हैं, वो मैटर जिस पे स्टेट भी रूल बना सकते हैं, और वो मैटर जिस पे सेंटर भी रूल बना सकते हैं। तो ऐसे में जो है जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जैसे ही जनरल इमरजेंसी लगेगी, जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी जो है अब रूल कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और उस समय जो है प्रेसिडेंट ये भी मॉडिफाई कर सकता है कि जो है रेवेन्यू का बंटवारा सेंटर और स्टेट में कैसे किया जाए, ज़्यादा किया जाए, कम किया जाए, सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। अब उस समय जाहिर सी बात इलेक्शन करवा नहीं जा सकता है, तो स्टेट के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन, यानी कि जो है सेंटर के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये जो है नॉर्मल टर्म, जैसे इनका नॉर्मल टर्म 5 ईयर होता है, तो इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड किए जाएंगे। कितने, 1 साल के लिए, हर बार 1 साल के लिए एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ऐसा क्या अपने इंडिया में हुआ है, जनरल इमरजेंसी क्या इंडिया में लगी है? हाँ, 2 बार। 26 अक्टूबर 1962 जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में, और 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान लॉन्च किया था अटैक ऑन इंडिया। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अब ये है बेटा आपका स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ये कब तब शुरू करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि कोई राज्य है, उसमें का जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, या फिर वहाँ कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो ऐसे में जो है, यानी कि ब्रेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, ऐसे में जो है प्रेसिडेंट उस स्टेट में क्या लगा देते हैं, क्या लागू कर देते हैं, आर्टिकल 356, दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। इसको जो है हम लोग जानते हैं किस नाम से, प्रेसिडेंट रूल। इफ़ अप्रूव बाय बोथ हाउस, प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। ठीक है, दोनों हाउस का इसमें बेटा अप्रूवल चाहिए होता है, और कितने महीने के लिए कंटिन्यू करेगा अप्रूवल के बाद, सेम 6 मंथ। ठीक है, इट कैन एक्सटेंड फॉर अ मैक्सिमम 3 ईयर्स। जैसे आपका नेशनल इमरजेंसी था वो हर 6 महीने पास करा के उसको इनडिफरेंट टाइम के लिए जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है पार्लियामेंट हर 6 महीने पे अप्रूव करेगा, और मैक्सिमम इसमें जो है 3 साल तक ही किसी भी स्टेट पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, उसके बाद आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, इसमें जैसे कि किसी भी स्टेट में जो है आप जैसे मान लो आज आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो तुरंत प्रेसिडेंट लगा देंगे।
लेकिन विद इन 2 मंथ्स यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन बिठा के आपको जो है तुरंत का तुरंत वहाँ पे अप्रूव कराना पड़ेगा अगले 6 महीने के लिए। अब यहाँ 2 महीने हैं, इसके पहले वाले में थे नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना। इफेक्ट ऑन स्टेट, इससे स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ चला जाता है? प्रेसिडेंट के अंदर, सीधा सेंटर के अंदर चला जाएगा। यानी कि अब स्टेट का देखभाल कौन करेगा? स्टेट प्रेसिडेंट करेंगे। द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द विधानसभा एंड डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ये विधानसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं कि आप लोग अब काम नहीं करेंगे। यूनियन पार्लियामेंट कैन पास लॉज। अब उस स्टेट के लिए कौन रूल बनाएगा? यूनियन पार्लियामेंट। इवन ऑन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, एनुअल बजट आल्सो। यहाँ तक कि अब उस स्टेट के लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स थे कि हाँ इस सब्जेक्ट पे जो है विधानसभा रूल बनाएगा, अब उस पर रूल कौन बना सकता है? यूनियन पार्लियामेंट। इवन उस स्टेट के जो एनुअल बजट है वो भी कौन पास करेगा? यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसे में लेकिन उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वो सस्पेंड नहीं होगा, इस पे जो है इमरजेंसी का असर नहीं चलेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब 356 था स्टेट इमरजेंसी, तो 360 यानी 4 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to proclaim a financial emergency if he satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of history threatened। जब भी जो है प्रेसिडेंट को लगेगा कि देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो कौन सी इमरजेंसी लगा देंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। A proclamation approving the financial emergency should be approved by the parliament through a simple majority। ठीक है, इसको जो है पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा सिंपल मेजॉरिटी, दैट मीन्स 1/2। और कितने महीनों में अप्रूव कराना पड़ेगा? 2 महीने। स्टेट इमरजेंसी 2 महीने, फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने, नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के अंदर अप्रूव कराना पड़ेगा। इफ़ द लोकसभा इज नॉट इन सेशन और हैज़ बीन डिसॉल्व देन द प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू अंटिल 30 days after the first sitting of Lok Sabha its reconstitution provided राज्य सभा is approved to the meantime। अगर मान लो राज्य सभा अप्रूव करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उस समय लोकसभा नहीं चल रही तो लोकसभा अगले 1 महीने में जब भी बैठती है तो वहाँ से अप्रूव करा कर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनिटली। दैट मीन्स अगर एक बार ये एक बार अप्रूव हो गई तो ये जो है फिर इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग देयर इज नो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पीरियड फॉर इट्स ऑपरेशन। तो यानी कि जो है इसमें आपको बार बार रिपीट भी नहीं करना है कि बार बार पार्लियामेंट से जो आपको जो है अप्रूव करना है। एक बार अप्रूव हो गया तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा जब तक कि आपको नहीं लगता है कि आपके देश की फाइनेंशियल हालत ठीक हो गई है। वंस अप्रूव बाय द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम अंटिल इट्स रिवोक। जब तक हटा नहीं जाती तब तक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 6 महीने होगा, 1 साल, 10 साल। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट मेथड टू गेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थी, क्योंकि पैसे की कमी थी, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, तो प्रेसिडेंट अब इसमें जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसको? फाइनेंस कमीशन को। एक ग्रुप बना सकते हैं जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेगा कि वो मेथड बताएगा कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होगा कि अलाउंसेस जो हैं, जो सैलरीज हैं वो लोगों के कम हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कम हो, क्योंकि पैसे की दिक्कत है तो लोगों को सैलरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड एंड द हाई कोर्ट। और यानी कि इसमें सभी लोगों की जो है सैलरी आप कम हो जाएगी। ऑल मनी बिल्स पास बाय लोकसभा आर टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। अब ऐसे में जितने भी बिल पास होंगे लोकसभा में वो सब के सब जो है प्रेसिडेंट को सौंपे जाएंगे, किसके लिए? उनकी कंसिडरेशन के लिए। और कैसे बिल? खासकर मनी बिल्स, क्योंकि जो है कहीं ये लोग ज़्यादा पैसा ना इधर उधर लगा दें। द प्रेसिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट्स इन रिगार्ड टू यूटिलाइज ऑफ द फंड्स इन द मैनर ही थिंक्स फिट। ऐसे में जो है प्रेसिडेंट अब कुछ सजेशन भी दे सकते हैं किसको? स्टेट्स को, कि आप अपना पैसा जो है सही तरीके से उपयोग करिए, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। द प्रेसिडेंट में ऑर्डर टू स्टेट टू सबमिट मनी बिल टू हिम फॉर हिज एसेंट।
ऐसे में जो है प्रेसिडेंट जो है ना ही सिर्फ यूनियन को, स्टेट्स को ही बोल सकते हैं कि आप जो भी मनी बिल पास कर रहे हो अपने विधानसभा में पहले मुझे दो, मैं उस पर साइन करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आप जो है कोई फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हो तभी मैं उस पर अपनी साइन करूँगा। इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन इम्पोज सो फार। आज तक अपने भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। चलो, डिस्क्रिशनरी पावर दैट मीन्स ये होता है एक प्रेसिडेंट का ग्रे पावर। दैट मीन्स कि यहाँ प्रेसिडेंट को कोई बोलता नहीं है। हालांकि और सभी केसेस में जो प्रेसिडेंट को सलाह लेनी पड़ती है पीएम की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये एक ऐसी पावर है जिसमें प्रेसिडेंट को जो है अपना खुद का विजडम यूज करना होता है, अपना खुद का जो है दिमाग यूज करना पड़ता है कि कैसे जो है इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाए। जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें कोई भी पार्टी जो है अपना मेजॉरिटी नहीं बना पाती है, क्योंकि जैसे मान लो कोई इलेक्शन हो रहा हो 200 सीटों पे, तो वही पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी जिसके पास 101 सीट हो, आधे से अधिक। मान लो किसी के पास भी ना हो तो और कोई भी जो है कोalition में भी ना जा रहा हो, कोई गठबंधन में भी ना जा रहा हो, तो ऐसे में जो है क्या करेंगे प्रेसिडेंट कि वो किसी भी एक आदमी को जो है जैसे मान लीजिए कि 100 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, पार्टी ए को मिले 40 सीट्स, पार्टी बी को मिले 30 सीट्स, पार्टी सी को मिले 30 सीट्स। किसी के भी 50+1 नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई दो पार्टी कोalition में जा रही है गठबंधन में कि जो है चलो हम लोग सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट अगर चाहें तो फ्रेश इलेक्शन बोल सकते हैं, चलो दोबारा चुनाव हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पर्सन ए जो है अपनी सरकार बना सकते हैं, भले इनके पास जो है 51 सीट्स नहीं है, लेकिन शर्त ये रहेगा कि इनको जो है जल्द ही 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपकी सरकार को लोकसभा में मिल गया नो कॉन्फिडेंस, यानी कि जो है ये पाया गया कि आपकी सरकार जो है बहुमत में नहीं है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट चाहेंगे तो नए इलेक्शन के लिए जो है बोल सकते हैं कि नया जनरल इलेक्शन होगा, और या फिर किसी और पार्टी को बोल देंगे कि आप जो है मैं आपको भी अपना आपको जो है आपकी सरकार जो है बनवा देता हूँ, बाकी आप जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है सरकार बनाइए अपनी और प्रूव करिए। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर इन केस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस बट रिफ्यूज टू रिजाइन। और ऐसे मान लो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए हैं और वो मना कर रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूँगा, तो ऐसे में जो है उनको ये डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर है, इसमें कोई इनको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ऐसा ही करना है, ना ही संविधान में लिखा हुआ है, ये इनके विजडम पे डिपेंड करता है कि ये क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 63 में बात होती है कि इंडिया के पास एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही सेम, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 ईयर, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में था कि वो एलिजिबल हो लोकसभा के इलेक्शन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि ये क्वालिफाइड हो किसके इलेक्शन के लिए, राज्यसभा मेंबर के लिए। और वही सेम चीज़, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी सरकारी पद पे ये ना रहे। इलेक्शन, इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो 12 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर जो भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इनका भी जो है चुनाव होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम सिस्टम इनका भी होता है जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है। ठीक है, यहाँ भी जो है सीक्रेट बैलेट यूज होता है। उसके अलावा इनके इलेक्टोरल कॉलेज में जो है कितने मेंबर्स होते हैं, 788 मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस। ठीक है, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के जो है टोटल 788 मेंबर्स होते हैं। सिंस ऑल द इलेक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुड बी सेम, दैट इज़ 1। और इसमें जो है हर आदमी के वोट की वैल्यू
1 होती है। ये उस जैसे नहीं जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में थे कि उसमें जो है एक पूरा फार्मूला यूज होता है वोट वैल्यू काउंट करने के लिए। बाकी इनकी नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोजर 20 कैंडिडेट चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 50 प्रपोजर 50 कैंडिडेट चाहिए। और पहले सिर्फ 5 प्रपोजर और 5 कैंडिडेट्स का यूज होता था, अभी 20 कर दिया गया, टोटल 40 हैं। ओथ ऑफ द ऑफिस, ठीक है। इनके ओथ में प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट के ओथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, अगर वो एब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। और इनका भी जो है ओथ बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। इनका ओथ होता है टर्म ऑफ ऑफिस सिंपल 5 years, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट में बी बाय राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर मान लो इनको रिज़ाइन करना है तो ये एक रिज़ाइन लेटर लिखेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और फिर उस कम्युनिकेट बाय द प्रेसिडेंट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं एज सेम एज द प्रेसिडेंट, तो इनको भी जो है रिमूव किया जा सकता है इनके समय से पहले बाय द प्रोसेस ऑफ अ रेजोल्यूशन, जैसे सेम प्रोसेस था प्रेसिडेंट का। ही शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। बिल्कुल ऐसे सेम एज द प्रेसिडेंट, जब तक इनका सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक ये जो है अपने ऑफिस पे यानी कि अपने जो है पद पे रह सकते हैं 5 साल के बाद भी। पावर एंड फंक्शंस, तो सबसे बड़ी पावर इनकी रही हुई चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा होते हैं। दैट मीन्स राज्यसभा में जो मेन आदमी होता है जो राज्यसभा की कार्रवाई देखता है, तो वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ही रेगुलेट्स डिबेट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। लोग राज्यसभा की जितने भी डिबेट्स होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कार्रवाई होती हैं, वो किसकी निगरानी में होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इनका वर्क बिल्कुल ऐसी होता है जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ही इशूज डायरेक्शन टू द चेयरमैन ऑफ द वेरियस कमेटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू देयर वर्क। ये जो है जो कमिटीज़ बनी होती हैं उनके चेयरमैन को ये जो है सलाह भी दे सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। ही ड्रॉ हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनको सैलरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मिलती, इनको सैलरी मिलती है एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती है, इनको सैलरी मिलती है कि ये राज्यसभा के चेयरमैन हैं। In 2018, the Parliament increased the salary of the chairman of the Rajya Sabha from 1,25,000 to 4 lakh per month, ठीक है। इनकी सैलरी बढ़ चुकी है। इन इज एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा हेड द राज्यसभा। अगर मान लो अभी एब्सेंट हैं तो ऐसे में जो है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, राज्यसभा के बीच से एक इलेक्शन हो जाएगा, जो भी उसमें जीतेगा वही जो है उसका चेयरमैन होगा। टेकिंग ओवर एज द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या एक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हाँ। कैसे, वो सिचुएशंस क्या होंगी, डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें, या प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। और या फिर जो है प्रेसिडेंट जो है अनेबल रहें अपना डिस्चार्ज, मतलब अपनी ड्यूटी वो ना निभा पाते रहें, ऐसे में जो उनके फंक्शन में उनकी बीमारी हो गई या कुछ भी ऐसा अगर होता है तो उनकी जगह पे जो है कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। ये 4 कंडीशंस होती हैं वाइस प्रेसिडेंट जब एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मान लो प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिए और अभी उनका टर्म सिर्फ 3 साल कंप्लीट हुआ था और भी 2 साल बाकी था, तो ऐसा नहीं है कि जो है वाइस प्रेसिडेंट अगले 2 साल के लिए अब प्रेसिडेंट बने रहेंगे, नहीं। जैसे ही बनेंगे उसके 6 महीने के अंदर एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। बट इन यूएसए आफ्टर द लिविंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ ऑफिस। जबकि अमेरिका में उल्टा है, अगर प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस छोड़ता है तो उनकी ऑफिस में जब तक उनका कार्यकाल बचा हुआ है 1 महीना 2 महीना 3 साल, तब तक अब वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। ये था आपका चैप्टर जो है प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल एक क्विक रिवीजन था, काफ़ी डीप एनालिसिस इसका नहीं है, हालांकि इनफ है। इसके बाहर से चीज़ें नहीं आती हैं, मोस्टली चीज़ें यहीं पूछी जाती हैं।
लिए थैंक यू।